हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी के प्रीलिम्स में आए हुए 2001-2002 के क्वेश्चंस। ये चहल एकेडमी की एक सीरीज चल रही है जिससे आप अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसे आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकें। उनमें हम आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आप यूपीएससी की साइकोलॉजी को एक बेटर तरीके से समझ पाएंगे और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख पाएंगे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और किस टॉपिक पर आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं शुरू करता हूं आपका 2001-2002 का इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स ईयर क्वेश्चन की सीरीज। लेट्स स्टार्ट विद इट। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा स्टेटमेंट फोर्थ शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, पूरी तरीके से अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है इन चार ऑप्शंस में से। द फर्स्ट ऑप्शन इज इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो बेसिकली ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। ये लैंग्वेजेस को लिस्ट करता है, संविधान में जो लिस्टेड लैंग्वेजेस हैं उनको दिखाता है, या ये उन प्रोविजंस को शोकेस करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के लिए मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द लास्ट ऑप्शन इट टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसमें ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें पता है फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राइट। राज्यसभा के अंदर सीट्स के एलोकेशन की बात जो होती है वो होती है हमारी फोर्थ शेड्यूल के अंदर। अगर हम बात करें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो बेसिकली दिस इज शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 आपसे बात करता है स्टेट, कंकरेंट और यूनियन लिस्ट की, जो मैटर्स को और डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। एंड कुछ कंकरेंट आपको ये बताता है जहां दोनों सेंटर एज वेल एज यूनियन लॉ बना सकते हैं, लेकिन चलती यूनियन की है अगर दोनों सेम मैटर के ऊपर लॉ बना देते हैं तो। एक्सेप्ट वन सिचुएशन, अगर स्टेट ने वो बिल प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन के लिए रख रखा है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर रखा है, तो स्टेट वाला डोमिनेट कर जाएगा इवन इन द केस ऑफ करंट कंकरेंट लिस्ट, राइट। जो बी ऑप्शन है हमारा, दिस इज नॉट शेड्यूल 4, दिस इज लैंग्वेज लिस्ट इज इन शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 के आपको लैंग्वेज लिस्टेड दिख जाती हैं। टोटल हमारे यहाँ 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली हमारे यहाँ 14 लैंग्वेजेस थी। उसके बाद आपको 3 अमेंडमेंट आते हुए दिखते हैं, 21st, 71st एंड 92nd, जिससे आपको 4 लैंग्वेजेस, टोटल 8 लैंग्वेजेस ऐड होती हुई दिखती हैं और ये नंबर 22 पहुंच जाता है। ये आपको 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन देखने को मिल रहा है। It contains provisions regarding the administration of tribal areas. No, it is not under Schedule 4. Schedule 5 and Schedule 6. Schedule 5 specifically talks about administration of tribal areas, or scheduled, or बेसिकली इट इज शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज के लिए, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए जो शेड्यूल है हमारे पास दैट इज शेड्यूल 5, जो स्पेशल है एटीएम स्क्वायर के लिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम सॉरी। एटीएम स्क्वायर के लिए जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उसके लिए आपको शेड्यूल 6 देखने को मिल रहा है। तो इस बाय दैट लॉजिक जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ निकल के आ रहा है दैट इज ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है दैट इज डी ऑप्शन। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसा हमने देखा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो राज्यसभा में सीट एलोकेशन है, ये हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सीट एलोकेशन हो रहा है राज्यसभा में दैट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, अनलाइक यूएस जहां आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यूएस के अंदर आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, इंडिया के अंदर आपको पॉपुलेशन के बेसिस पे देखने को मिल रहा है। और पॉपुलेशन के बेसिस पे तो हम बोलते हैं दिस इज मोर डेमोक्रेटिक, राइट, दिस इज मोर प्रोसीजरल। ये ज़्यादा इक्वालिटी पे फोकस कर रहा है, हम ज़्यादा डेमोक्रेटिक पे फोकस करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है स्टेट्स का इन राज्यसभा दैट इज मोर डेमोस इनेबलिंग, राइट। वी आर मोर डेमोस इनेबलिंग। डेमोस का मतलब होता है पब्लिक, राइट। और अगर हम यूएस की बात करें दैट इज डेमोस कॉन्स्ट्रेनिंग, कॉज ये आपको इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता हुआ दिखेगा रेदर देन ऑन पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसा अगर भारत में हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखते तो ऐसा होता कि यूपी जहाँ 23 करोड़ जनता है उसको भी वही सीट्स मिल रही हैं, सिक्किम जहाँ उससे काफ़ी कम पॉपुलेशन है उसको भी सेम सीट्स मिल रही हैं। तो आपको रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा डेमोक्रेटिक या ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं दिखती। सेम चीज़ हमने यहाँ एक्सप्लेन करते हुए देखी है इन्हें। ये हेल्प करता है ये मैकेनिज्म, जिससे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में आप ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं दे सकें, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के जो हैं इंटरेस्ट रिप्रेजेंट किए जा सकें सेंट्रल पार्लियामेंट में, और फेडरल पर्सपेक्टिव जो है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके।
ऑल दो इसे फेडरलिज्म के अगेंस्ट देखा जाता है क्योंकि हर स्टेट को बराबर ट्रीट नहीं किया गया है, बट कंसिडरिंग अस अ डेमोक्रेसी दैट इज अ बेटर पर्सपेक्टिव, दैट इज अ बेटर लॉजिक फॉर अस। मूविंग ऑन, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है मैंने आपको पहले ही बताया 7 शेड्यूल के अंदर है। जो लैंग्वेजेस हैं ये 8 शेड्यूल के अंदर हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज है वो फिफ्थ शेड्यूल है, दैट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और जो 6 शेड्यूल है वो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर आपको ये चीज़ें करता हुआ दिख जाता है अंडर 6 शेड्यूल, जो स्पेशल 6 शेड्यूल एरियाज है जिसकी डिमांड अभी आपको लद्दाख भी करता हुआ दिख जाता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में आपसे आपकी मदर टंग में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने की, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने की पावर प्रोवाइड करता है या आपकी राइट प्रोवाइड करता है। हमारे पास ऑप्शन है 349, 350, 358, 351A, 351। द करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें 350A। 350A आपसे मदर टंग की बात करता हुआ मिलता है। एक और आर्टिकल है जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल 350B, वो आपको देखने को मिल रहा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर को लेकर। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर की बात करता है, तो दैट इज आर्टिकल 350B। लेकिन जब मदर टंग की बात हो रही है दैट इज 350A। लेट्स लुक एट अदर आर्टिकल्स एज वेल। बाकी आर्टिकल्स क्या बोल रहे हैं, हमारे पास करेक्ट आंसर इसका 350A है। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की नीड को फुलफिल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए स्पेशली आर्टिकल इंसर्ट किया गया था। ये हर स्टेट और लोकल अथॉरिटी को डायरेक्ट करता है कि स्टेट के अंदर एडिक्वेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ जिससे मदर टंग में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराया जा सके प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में। जो भी बच्चा जिस किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है उसके पास पूरा हक होना चाहिए कि वो अपनी मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस ले सके। ये इंश्योर करता है कि बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही एजुकेशन ले, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन, और जो भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और जो इंक्लूसिवनेस है उसको भी प्रमोट करने की कोशिश करता है आर्टिकल 350A। इसके अलावा जो आपको आर्टिकल 350 देखने को मिल रहा है उसमें यह बोला गया है कोई भी इंडिविजुअल अगर अपनी रिड्रेसल या कोई ग्रीवांस या कोई रिक्वेरी किसी भी अथॉरिटी को सबमिट करना चाहता है, चाहे वो यूनियन या स्टेट हो, तो वो किसी भी लैंग्वेज में सबमिट कर सकता है उस चीज़ को, उन 22 लैंग्वेज जो हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो जो आपको रिड्रेसल मैकेनिज्म का फ़ायदा उठाना है या अपनी कोई भी ग्रीवांस आपको सबमिट करनी है। 351 ये बोलता है कि आपको डेवलपमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ये बोलता है यूनियन को, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने की ज़रूरत है जिससे वो पूरे देश के अंदर एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन के निकले, एक बेसिकली ब्रिज लैंग्वेज बन सके। उससे एक हम ये बोल सकते हैं इट कैन बी यूटिलाइज्ड एज ब्रिज लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिला था कि हमने इंग्लिश को यूज़ किया था, राइट। इंग्लिश को हमने बोला था 15 ईयर्स तक चलेगी, लेकिन इवेंचुअली इसे कंटिन्यू कर दिया गया आफ्टर दैट एज वेल। हिंदी ऑलमोस्ट 41% पॉपुलेशन बोलती है भारत की, तो ये कोशिश की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदी पहुंचाई जाए जिससे ये ब्रिज लैंग्वेज की तरह काम कर सके। यह हमें आर्टिकल 351 के अंदर मैंशन दिखता है। 349 बात करता है कि जो स्पेशल प्रोसीजर होता है किसी भी लॉ से रिलेटेड लैंग्वेज को लेके, वो आर्टिकल 349 के अंदर आपको डील होता हुआ दिखता है। 350B मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लैंग्वेज से रिलेटेड, विच इज अबाउट स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर, राइट। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि जब मैं इन सब की बातें कर रहा हूँ सॉरी, तो हमें शेड्यूल भी याद रखना है कि हमने अभी 8th शेड्यूल की बात की थी जिसके अंदर हमें लैंग्वेजेस या शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात होती हुई दिखी थी। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे अमेंडमेंट्स भी डिस्कस कर लिए थे, दैट इज 21st, 71st एंड 92। याद रखने का तरीका क्या है, फर्स्ट आया 21 में, सेकंड आया 71st में, थर्ड आया 92 में 92nd अमेंडमेंट से, तो 21 + 71 हो जाता है 92nd। तो इससे आप इजीली याद रख सकते हैं कि लैंग्वेज के कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, if a new state of Indian Union is to be created, which one of the following schedules of the Constitution must be amended? First, second, third or fourth? देखो, first schedule talks about union, territories and state. अगर इनमें कोई भी बदलाव होता है, चाहे इनका नेम चेंज हो, चाहे इनका एरिया चेंज हो या एनीथिंग एल्स एज वेल, वो आपको फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस लाता हुआ दिखेगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है थर्ड का, इट इज ए। उसके अलावा भी हम देख लेते हैं, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड, दिस शेड्यूल मस्ट बी अमेंडेड टू इंक्लूड द न्यू स्टेट नेम एंड इट्स बाउंड्री। अब आपको ये भी समझने की जरूरत है क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है।
जी नहीं, आप 368 के अंदर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आर्टिकल 368 के अंदर जो आपको अमेंडमेंट होता हुआ दिखता है वो किसी भी स्टेट को बनाने के लिए, नए स्टेट को बनाने के लिए या फिर उसका नाम चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। द प्रोसीजर इज़ प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई हम आपका नाम चेंज करने वाले हैं। ऑफ कोर्स द इंक्वायरी मस्ट हैव कम फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, जनरली ऐसा ही होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। प्रेसिडेंट इनिशियली स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है कि ऐसा ऐसा आपके साथ होने वाला है, एंड इवेंचुअली दैट वेंट्स टू पार्लियामेंट। ये एग्री करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से, दोनों हाउसेस इसको बिल को पास करेंगे और कोई नया स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं या उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, नया स्टेट बनाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होती, आर्टिकल 368 यूज करने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट ये कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन मांगी जाती है, लेकिन दैट इज नॉट बाइंडिंग, उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये सारे स्टेट आपको शेड्यूल देखने को मिल रहे हैं। आप डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से देखिए कौन से शेड्यूल के अंदर क्या चीज़ दे रखी है। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड हमें देखने को मिल रहे हैं एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस, किस किस की, प्रेसिडेंट और गवर्नर की, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की, चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन की, जजेस की, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कैग की। थर्ड शेड्यूल हमसे बात करता है ओथ एंड एफर्मेशन की, चाहे वो यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स की हो, इलेक्शन कैंडिडेट्स की हो, एमपी एमएलएस की हो, जजेस की हो या सीएजी की हो। फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट, जो हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स अदर देन दीज 4 स्टेट्स। इन 4 स्टेट्स के लिए आपको 6 शेड्यूल देखने को मिल रहा है। 7 शेड्यूल इज अबाउट द पावर डिवोल्यूशन या पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, जिसमें आपको यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट देखने को मिलती है। यूनियन में 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट में 61 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। 8th में आपको 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस देखने को मिल रही हैं। 9th में आपको फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू आपको लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर ये आता हुआ दिखा था। ऐसा बोला गया था जो भी चीज़ 9th शेड्यूल के अंदर आ जाएगी वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगी, बट दिस वॉज कंटिन्यूड ओनली टिल 2007, जब तक IR कोयलो केस में ये बोल दिया गया कि 1973 के बाद जितनी भी चीज़ 9th शेड्यूल में ऐड की गई हैं उनमें जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया जा सकता है। 10th शेड्यूल इज जनरली considered for anti defection. It was through 52nd amendment 1985. ये 73rd और 74th अमेंडमेंट से 11th और 12th शेड्यूल ऐड किए गए। दिस वाज फॉर पंचायत एंड दिस वाज फॉर म्यूनसिपैलिटीज। आई गेस आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा डेफिनेटली एंड मेक अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ इट, जिससे आप इससे कोई गलती ना करके आए। अनदर क्वेश्चन नंबर 4, एटॉमिक, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी हैं, हमें ये देखना है इनमें से कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। पहला है हमारे पास AMD, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। दूसरा है हैवी वाटर बोर्ड। तीसरा है इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड एंड द लास्ट वन इज यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये चारों ही ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है डी। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, हम देखते हैं कि ये चारों ऑर्गेनाइजेशन हैं क्या और इनका काम क्या है। जो सबसे पहला है हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया 1 2 3 4, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। AMD जनरली एंगेज करती है सर्वे, एक्सप्लोरेशन और रिसर्च ऑफ एटॉमिक मिनरल्स जैसे यूरेनियम, थोरियम एंड अदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करने के लिए कि जितना भी न्यूक्लियर फ्यूल के लिए हमें मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं और उन किस तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है। AMD एक इंटीग्रल पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। दूसरा है हैवी वाटर बोर्ड। हैवी वाटर बोर्ड इज नथिंग बट DTO, दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये हैवी वाटर हमें यूज़ किया जाता है एज अ कूलेंट और मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर आपने साइंस एंड टेक पढ़ी है तो आपको पता होगा व्हाट इज मॉडरेटर। ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन्स बनाने में हेल्प करता है, जिससे इनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए तो ये बॉम्बार्डमेंट ठीक से कर सकें। कूलेंट इसलिए क्योंकि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है DTO का वो रिलेटिवली नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है इस DTO के प्रोडक्शन के लिए। इसकी हमें हैदराबाद के पास देखने को मिल जाती है। अगर इंडिया में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा DTO कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ नियर हैदराबाद। एक DAE की ही फैसिलिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, और ये रिसर्च और प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और SWB हैवी वाटर बोर्ड भी आपको DAE के अंदर फंक्शन करता हुआ दिख जाता है। लास्ट इज इंडियन रेयर अर्थ मैटर लिमिटेड। ये नॉट जस्ट यूरेनियम और न्यूक्लियर मटेरियल, थोरियम और यूरेनियम जैसे कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, लेकिन बाकी आपको रेयर अर्थ मेटल्स भी के साथ भी ये डील करती हुई दिख जाती है। ये मैन्युफैक्चर और सप्लाई भी करती है रेयर अर्थ केमिकल्स को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, और ये स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, और ये भी DAE के अंदर आपको लाई करती हुई दिखती है, फॉल करती हुई दिखती है। द लास्ट वन इज यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये माइनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम ओरिकली इन्वॉल्व है। भारत में यूरेनियम आपको देखने को मिल रहा है झरसुगुड़ा में, बेसिकली तुरामदीह में, अदर देन दैट जादूगोड़ा में,
ये सारी वो जगह हैं जहां आपको थोड़ा बहुत यूरेनियम डिपॉजिट्स भारत में देखने को मिल जाता है, और उसे एक्सप्लोर और माइन कौन करता है? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये उड़ीसा और झारखंड में पड़ती हैं तीनों जगह। ये ज़रूरी है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए। काफ़ी सारी माइंस और प्रोसेसिंग प्लांट अक्रॉस द कंट्री इंश्योर करते हैं जिससे यूरेनियम की एक कंटिन्यूस सप्लाई, एक स्टेडी सप्लाई बनी रहे और हमारे पावर प्लांट जो है वो फंक्शन करते रहें। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या फिर डीएई के अंदर फंक्शन करता है। ये नाम आप याद रख सकते हैं। यहाँ हमारी यूरेनियम माइंस देखने को मिल रही हैं। वन इज जर्सुगुड़ा, तुरामदी एंड जादूगुड़ा। Right. Moving on to question number 5th. In what way does the Indian Parliament exercise control over administration? एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस आप बेसिकली बोल सकते हो एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर किस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट आपको कंट्रोल एक्सरसाइज करती हुई दिखती है? फर्स्ट ऑप्शन इज थ्रू कंसल्टेटिव कमिटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, बाय मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन सेंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड बाय कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव टू इशू रिट्स। सी, इसमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन निकलता हुआ दिखेगा दैट इज बी, कि इंडियन पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है थ्रू दीज कमिटीज। अब ये दो तरीके की होती हैं, स्टैंडिंग और एडहॉक। बेसिकली ये जो टेम्पररी बनाई जा रही हैं, जो थोड़े टाइम के लिए बनेंगी, और ये जो आपको परमानेंटली सेटल्ड होती हुई दिखती हैं। राइट। अगर इसका आंसर देखा जाए कंसल्टेटिव कमिटीज़, देखो ये जो कंसल्टेटिव कमिटीज़ होती हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के साथ ही आपको एक्सरसाइज कंट्रोल करते हुए दिखते हैं। ये कमिटीज़ जो हैं ये स्क्रूटनाइज करती हैं सरकार का काम, उनके एक्सपेंडिचर, उनकी पॉलिसीज़ को। ये इनके अंदर स्टैंडिंग कमिटीज़ भी हैं जो परमानेंट कमिटीज़ हैं। और ये जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक तो सेलेक्ट कमेटी होती है, दूसरी ज्वाइंट कमेटी होती है, जिसके अंदर सिंगल हाउस से मेंबर होंगे, मतलब या तो केवल लोकसभा के मेंबर हैं या फिर केवल राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी। लेकिन अगर दोनों हाउसेज हैं, बोथ हाउसेज अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कमेटी के अंदर, दोनों हाउसेज के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये बिल्स को एग्जामिन करती हैं, बजट को, और जो वेरियस फंड मिनिस्ट्रीज जो फंक्शन कर रही हैं उसको भी एग्जामिन करती हैं। ये जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन था हमारे पास, बेसिकली द थर्ड वन, ये किसी भी तरीके से आपको एक कंट्रोल एक्सरसाइज करता हुआ नहीं दिखेगा, ये केवल इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए काम आता है। दूसरा, कंसल्टेटिव कमेटी जो है ये वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ अटैच्ड रहती हैं, ये डिस्कशन पैनल की तरह काम करती हैं जिसमें प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को डिस्कस किया जा सकता है। दूसरी चीज, रिट्स इशू करना एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, रिट्स इशू करना जुडिशरी का काम है। आर्टिकल 32 के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती हुई दिख जाती है, और आर्टिकल 226 के अंदर आपको हाई कोर्ट रिट इशू करती हुई दिख जाती है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इज बी, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन और द एग्जीक्यूटिव। राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। अब बेसिकली हमसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कब कब एडवाइस प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दिस इज गिवन इन आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के अंदर हम इसे बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस इज नोन एज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 143 के अंदर मेंशन दिखता है। हमसे ये पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है वो कब देती है। खुद से दे सकती है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, अब जब उसकी मर्जी करे तब एडवाइस दे सकती है, जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगे तब दे सकती है, जब मैटर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो सिटीजन्स की तभी दे सकती है, या फिर जब उसे कोई यूनिटी और इंटीग्रिटी पे थ्रेट आता हुआ दिखता है देश की, तब वो कोई एडवाइस प्रोवाइड कर सकती है। तो आर्टिकल 45 सीधा सीधा बोल सकता है कि प्रेसिडेंट में सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस तब प्रोवाइड करेगी प्रेसिडेंट को जब वो प्रेसिडेंट उससे एडवाइस मांगेगा। ऑल दो ये जो एडवाइस है ये एडवाइजरी ही है, दिस इज नॉट बाइंडिंग, बट अब ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो इवन दो इट इज नॉट बाइंडिंग, लेकिन इसकी जो मोरल पर्सपेक्टिव है, जो मोरल सुएशन होता है इससे वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जनरली इस एडवाइस को एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है। लेकिन ये तभी दी जाती है जब प्रेसिडेंट मांगता है। राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी निकल के आ जाता है। हमने देखा आर्टिकल 43 बोलता है President of India can seek the advisory opinion on Supreme Court on any question of law or the fact of public importance, does not provide advice on its own initiative, खुद नहीं दे सकती, और वो तभी देती है जब प्रेसिडेंट डिमांड करता है किसी भी ऐसी एडवाइस के बारे में। कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एडवाइस प्रोवाइड की है या सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी गई है प्रेसिडेंट द्वारा अंडर आर्टिकल 143, वो सबसे पहला हमें देखने को मिल रहा है कावेरी डिस्प्यूट ऑफ 1991, जब यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश की थी जिससे तमिलनाडु और कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच में कावेरी के वाटर को जो शेयरिंग है उसको लेकर रिजॉल्व किया जा सके। दूसरा इस्माइल फारूकी केस, ये बाबरी ढांचे को लेकर केस था कि ये देखने के लिए क्या बाबरी ढांचा जो है वो टेम्पल के ऊपर बनाया
बनाया गया है नहीं बनाया गया है, उस चीज़ को देखने के लिए इस्माइल फारूकी केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस प्रोवाइड की थी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अब ये हाई कोर्ट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको पता करना है कि वो करेक्ट है या फिर नहीं। ऐसा बोला गया है कि भारत के अंदर 18 हाई कोर्ट्स हैं। दूसरा, उनमें से 3 जो हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट पर अपना जुरिस्डिक्शन रखती हैं। तीसरा स्टेटमेंट, किसी भी यूनियन टेरिटरी के पास अपनी खुद की हाई कोर्ट नहीं है। एंड फोर्थ वन इज, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो 62 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। इसमें हम देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, नो देयर आर नॉट, देयर आर अराउंड 25 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री। 3 of them have the jurisdiction over more than one state. Yes, it is correct. सबसे पहला है पंजाब हरियाणा, राइट। नेक्स्ट हमें देखने को मिल जा रहा है गुवाहाटी हाई कोर्ट, दैट इज ऑल्सो जो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मल्टीपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे आपको कवर करता हुआ दिख जाता है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी आपको गोवा के ऊपर कंट्रोल करता हुआ दिख जाता है। बाकी और भी हैं हाई कोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोची का लक्षद्वीप को भी टैकल करती है कोची। कोलकाता हाई कोर्ट आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को टैकल करती हुई दिख जाएगी। बेसिकली चेन्नई हाई कोर्ट आपको या मद्रास हाई कोर्ट आपको पुडुचेरी को टैकल करती हुई दिख जाएगी। लेकिन यहाँ स्टेट से रिलेटेड पूछा गया है, नॉट अबाउट यूटीज, इसलिए ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट दिखता है, क्योंकि 3 ही हैं जहाँ मल्टीपल स्टेट्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ महाराष्ट्र और गोवा हो जाएगा। यूनियन टेरिटरीज, किसी भी यूटी के पास अपनी खुद की कोर्ट नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि दिल्ली के पास अपनी खुद की हाई कोर्ट एग्जिस्ट करती है। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, ये भी सही है। तो हमारे पास फर्स्ट ये गलत हो गया, फर्स्ट वाला, थर्ड गलत हो गया, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन निकले सेकंड और फोर्थ, तो हमें सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है ए। तो 7th का सही ऑप्शन हो जाता है ए, और मैंने ऑप्शन आपको एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, राइट। तो पहली चीज ये गलत है, 25 हाई कोर्ट हैं जैसे मैंने आपको बताया। जुरिस्डिक्शन सेवरल हाई कोर्ट्स की इंडियन में जो जुरिस्डिक्शन है वो एक स्टेट से ज़्यादा के पास है, और यूटी इन्होंने यहाँ दे रखा है, लेकिन हमें क्वेश्चन से स्टेट में पूछा गया, क्योंकि अगर यूटी पूछा जाता तो हमारे पास स्टेट नंबर ऑफ स्टेट्स और हाई कोर्ट्स और ज़्यादा हो जाती। फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो एक से ज़्यादा यूटी और स्टेट को कवर कर रही है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कोची हाई कोर्ट या केरला हाई कोर्ट, अदर देन दैट बॉम्बे हाई कोर्ट, राइट। तो ये आपको एक से ज़्यादा देखने को अलग, अदर देन दैट कोलकाता हाई कोर्ट एज वेल, वो भी अंडमान एंड निकोबार आपको टैकल करती दिखती है। तो इस बाय दैट नंबर 6 हो जाता है, लेकिन हमसे केवल स्टेट्स पूछा गया था, इसलिए वो 3 एग्जाम्पल इज सही, कि वो मल्टीपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र गोवा को भी कवर करती हुई दिख जाती है। बट ये क्वेश्चंस काफ़ी पुराने हैं, 2001-2002 के हैं, तो आपको इसमें से सीख लेनी है, लेकिन एग्जैक्टली हो सकता है फैक्ट्स इधर उधर हो जाएं, क्योंकि पिछले 23-24 सालों में कुछ चेंजेस भी आए हैं। किसी भी यूटी के पास अपनी कोर्ट नहीं, ये भी गलत है, दिल्ली के पास है जी। जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपना ऑफिस 62 साल की 62 ईयर्स तक होल्ड करते हैं, बिल्कुल सही बात, ये 62 तक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले 65 तक करते हैं। ये प्रॉब्लम भी है, 62 पे जब ये रिटायर होने वाले होते हैं तो गवर्नमेंट इन्हें लालच दे के कुछ ऐसा काम करा सकती है विच गोज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स या विच गोज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी। इसलिए ये भी बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की एज भी 65 कर देनी चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए वो 62 ईयर्स ही है। क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statement regarding the political parties in India. Representation of People Act 1951 provides for the registration of political parties. RPA 1951 political parties के registration की बात provide करता है, या फिर उसमें ये चीज़ mentioned है। दूसरा स्टेटमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज कैरीड आउट बाय इलेक्शन कमीशन। जो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है वो इलेक्शन कमीशन करती है। कोई नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी उसे कहते हैं जिसे 4 से ज़्यादा स्टेट्स में रिकॉग्नाइज किया गया हो, और ये बोला गया है 1999 जनरल इलेक्शंस के टाइम पे 6 नेशनल पार्टी हुआ करती थी और 48 स्टेट लेवल पार्टीज हुआ करती थी, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज कर रखा था। ये डेटा तो आज की डेट में चेंज हो चुका है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज इन अकॉर्डेंस विद 2001 2002 सिनेरियो। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यस दे डू प्रोवाइड इट। सेकंड इज पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक नेशनल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 4 और मोर स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है। वोट शेयर जैसी चीज़ें भी हैं इसके अंदर इंक्लूडेड, लेकिन ये बात सही है, अगर 4 से ज़्यादा स्टेट्स में आपको रिकॉग्नाइज किया गया है तो आपको नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है, या फिर आप अपने आप को नेशनल पार्टी की तरह रजिस्टर कर सकते हैं। 1999 के जनरल इलेक्शंस में 6 नेशनल पार्टीज थी और 48 स्टेट पार्टीज थी इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज, ये भी सही है ऑन दैट लॉजिक। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। देखते हैं एक बार, तो 1 2 3 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस।
आरपीए 1951 का सेक्शन 29A जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करता है इलेक्शन कमीशन के साथ। ये बताता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या प्रोसीजर पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करना चाहिए जिससे उन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा सके। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यहीं रजिस्टर करना पड़ता है आरपीए के एक्ट को फॉलो करते हुए। स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी तब कहा जाता है जब उसे 4 से ज़्यादा स्टेट्स में रिकॉग्नाइज किया जाए। ये जो रिकॉग्निशन है इसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, वोट शेयर और स्टेट असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन, राइट, और पार्लियामेंट के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन। स्टेटमेंट 4 बोलता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1999 जनरल इलेक्शंस के अकॉर्डिंग 6 नेशनल पार्टी हुआ करती थी उस टाइम और 48 स्टेट लेवल पार्टीज हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाएगा तो नेशनल पार्टीज तो आज भी 6 ही हैं, लेकिन स्टेट पार्टीज आज 58 हो चुकी हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो ये स्टेटमेंट गलत होता, क्योंकि हमारे पास 2024 के डेटा के हिसाब से 58 स्टेट पार्टीज हैं, 6 नेशनल पार्टीज हैं। अब आप बोलोगे यार आम आदमी पार्टी भी तो नेशनल पार्टी बन गई तो नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज तो बढ़ जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात, आम आदमी पार्टी बढ़ी है, बसपा घटी है। बीएसपी को हटा दिया गया है और आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपको पता है कि कॉम्प्ट्रोलर इज मिसनोमर, हमारे यहाँ सीएजी कॉम्प्ट्रोलर काम नहीं करता, केवल ऑडिटर का काम करता है, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बहुत अच्छे से काम कर सकते हो या अच्छे से टैकल कर सकते हो। कॉम्प्ट्रोलर काम ये यूके में करता है, जहाँ से हमने ये ऑफिस उठाया है कैग का, वहाँ उसका काम कॉम्प्ट्रोलिंग का भी है और ऑडिटिंग का भी है, लेकिन हमारे यहाँ कॉम्प्ट्रोलिंग का नहीं है, केवल ऑडिटिंग का है। मतलब कैग जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं, कैसे होने चाहिए, उनके बारे में डील नहीं करता। वो बस ये देखता है जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो चुके हैं तो उनकी वो ठीक से पैसा खर्चा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, राइट। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। आर्टिकल भी बता देता हूँ इससे पहले आपको। आर्टिकल हमारे पास 148 से लेकर 151 तक आपको कैग देखने को मिल जाता है। सबसे पहला फंक्शन आपने दे रखा है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर कोई खर्चा हो रहा है तो कैग की जिम्मेदारी है वो। कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट्स फंड में से हो रहा है तो भी कैग की जिम्मेदारी है। कोई ऐसी ऑडिट और रिपोर्ट तैयार करना जो जितने भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स बता रही है, ये भी सही है। रिसिट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी, सी, यहाँ आगे इशू वाला पॉइंट, ये है कॉम्प्ट्रोलर का काम, लेकिन ये तो इंडियन कैग करता ही नहीं। एंड टू एंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ड इन द एक्सचेकर, तो ये इशू ऑफ पब्लिक मनी जो है इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हम इसमें नॉट परफॉर्मड ही पूछा गया है, तो हमसे थर्ड जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। रीजन बीइंग ये तीनों सही हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपको 266 आर्टिकल के अंदर देखने को मिल जाता है। पब्लिक अकाउंट्स भी आपको 266 के अंदर देखने को मिल जाता है। कंटिजेंसी आपको 267 आर्टिकल के अंदर देखने को मिल जाता है। एक बार कैग के फंक्शन के साथ इन अकाउंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, जो ड्यूटी परफॉर्म नहीं है वो फोर्थ ऑप्शन है, मैंने बता दिया आपको। इसमें यही बोला गया था, कंट्रोल ऑफ द रिसिट एंड द इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड इंश्योरिंग दैट पब्लिक रेवेन्यू इज लॉन्च्ड इन द एक्सचेकर इज अ फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये काम कैग नहीं करता, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिल रहा है। कैग का रोल है ऑडिट और रिपोर्ट करना अकाउंट्स पर उन्हें कंट्रोल या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली किसी भी तरीके से वो नहीं कर पाता, राइट। अब हमें ये देखना है कि बाकी क्या क्या फंक्शन है। ऑडिट फंक्शन है जी, उसके रिपोर्टिंग करनी है गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स जो भी हुए हैं, जिससे लीगल और एफिशिएंट तरीके से इस चीज़ को किया जा सके। स्पेशल ऑडिट्स भी कंडक्ट करा सकता है अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर उससे ये करने के लिए बोले। और एडवाइजरी रोल भी है कि वो फाइनेंशियल मैटर्स में ऑडिट फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग सरकार को अपनी राय भी प्रोवाइड करता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट बाइंडिंग, राइट। इसमें आपको मल्टीपल अकाउंट्स भी देखने को मिल रहे थे जिनका मैंने ऑलरेडी बता दिया, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल में वापस रिपीट करता हूँ, 266, 267 एंड अगेन 266। नाम से भी आपको समझ में आ जाएगा। हम किसी और आर्टिकल में, किसी और क्वेश्चन में इन फंड्स के बारे में देखने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें ये देखना है कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले दे रखा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आप थोड़ा से भी आपने आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं तो आपको पता है इनिशियली ही आर्टिकल जब आपको 52 से प्रेसिडेंट के आर्टिकल स्टार्ट होते हुए दिखते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिख जाता है। तो आर्टिकल 54 डायरेक्टली आप सबको देखने को मिलता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। आर्टिकल 75 बिल्कुल इसी की बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। साथ के साथ इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी यही करता है। आर्टिकल 75 आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हुआ भी दिख जाता है। साथ के साथ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात भी करता हुआ दिख
दिख जाता है। आर्टिकल 155 अगेन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। अपॉइंटेड बाय प्रेस अपॉइंट करता है इन्हें, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सिमिलर टू जो आर्टिकल 75 में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 1 का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी। बाकियों को देखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप इस चीज़ का आंसर कर सकते थे, राइट। इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। आर्टिकल 54 आपको पता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन कंपोजिशन होती है उसकी, तो दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के, और इवन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन ना क्रिएट हो, क्योंकि नॉमिनेशन भी प्रेसिडेंट ही करता है। आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात करता है। इसमें यह भी लिखा होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टुवर्ड्स लोकसभा रहेगी इन पर्टिकुलर एंड टुवर्ड्स पार्लियामेंट इन जनरल, राइट। आर्टिकल 155C गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहा है। और 164 आपको चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात करता हुआ दिख जाता है। इसे कौन अपॉइंट करेगा, ये गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और चीफ मिनिस्टर को पहला अपॉइंट किया जाता है गवर्नर। चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से बताता है उसे कौन कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नर उन्हें भी अपॉइंट कर देता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, इन द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। इन्होंने बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी की बात कौन कर रहा है। तो जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 14 to 18 जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, तो बेसिकली हमारे पास करेक्ट आंसर तो हो ही गया है ये, राइट। तो आर्टिकल 14 to 18 हमें देखने को मिल रहा है। 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 बात कर रहा है किसी भी तरीके से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे RRPSC बेसिस पर, बेसिकली रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड कास्ट के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी के साथ। 16 बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की। 17 बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। एंड 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। वो टाइटल्स मिलिट्री टाइटल्स भी हो सकते हैं, वो एकेडमिक टाइटल्स भी हो सकते हैं, वो आपको ज़मींदारी, दीवान, लंबरदार, ये सब टाइटल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब भी अलाउड नहीं है। तो हमारे पास इक्वालिटी की बात कर रहे हैं 14 to 18 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। ये आपको सामने देखने को मिल जाएगा। इसमें एक और है, जैसे मैंने आपको याद रख सकते हैं कि सिचुएशन क्या क्या है। तो यहाँ RRPSC है, यहाँ डॉक्टर RRPSC है, राइट। अगर आपको कंडीशंस याद रखनी है किस किस लेवल पे ये डिस्क्रिमिनेशन को मना करते हैं, तो रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, कास्ट। यहाँ क्या हो जाता है, डेसेंट, रेजिडेंस, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड कास्ट। तो ये इनको याद रख लिए क्योंकि इनके आगे ओनली लगा हुआ है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो अगर आप RRPSC और डॉक्टर RRPSC याद रखेंगे तो आप इजीली से याद रख सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जिसे उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, दैट वाज आर्टिकल 32 विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये वो आर्टिकल है जो इसे जस्टिशिएबल बनाता है फंडामेंटल राइट्स को, साथ के साथ एनफोर्सेबल बनाता है बाई कोर्ट्स, और आप डायरेक्टली अपनी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हो इस आर्टिकल के थ्रू। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब आपकी राइट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वॉयलेट भी की जा रही हैं तो आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं बचेगी। इस वजह से ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। हमारे पास कितने रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं हमारे पास, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्ट्यूरारी, वैसे इसको सर्च्यूआर ग्रीक लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं इसको। बेसिक नेक्स्ट है हमारे पास प्रोहिबिशन, नेक्स्ट है हमारे पास को वारंटो। ये सारी राइट्स आपको प्रोवाइड दिखती हैं, सारे पांचों के पांचों राइट्स आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में देखने को मिल रही हैं। और BR अम्बेडकर ने इसे ही क्या बता दिया था, बेसिकली हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हमें देखने को मिल रहा है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको रिलीजन से देखने को मिलते हैं आर्टिकल्स डील करते हुए। राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली हमें आर्टिकल 19 में देखने को मिली थी, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से
इसको यहाँ से हटा के आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया था एंड इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। अब ये फंडामेंटल राइट ना होके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 44th अमेंडमेंट के बाद से। राइट टू इक्वालिटी जो है मैंने अभी आपसे बताया, 14 to 18 आर्टिकल्स जो हैं वो राइट टू इक्वालिटी से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following articles of the directive principles of the state policy deals with the promotion of international peace and security? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं आता हो देख सकता। सीधा आंसर है आर्टिकल 51 कि किसी भी तरीके से अगर आपको डीपीएसपीज में स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ाने की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं स्टेट मस्ट प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जिससे इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को हम बेटर तरीके से फॉलो कर पाएँ और जितनी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उन्हें आर्बिट्रेशन और नेगोशिएशन से सॉल्व किया जा सके। डीपीएसपीज बेसिकली हमें बताती हैं कि किस तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, किन किन चीज़ों को उन्हें ध्यान रखना चाहिए जब भी वो पॉलिसी बनाने की बात कर रही हैं। क्यों किसी भी तरीके से आप ये नहीं देखेंगे कि अगर डीपीएसपीज फॉलो नहीं हो रही हैं तो उस बेसिस पे आप ये भी जज कर सकते हैं कि कोर्ट ठीक से मतलब जब गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि सिटीजन्स को एक अच्छी और बेटर लाइफ प्रोवाइड की जा सके। अगर डीपीएसपीज के हम इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हुए देख सकते हैं। डीपीएसपीज आर बैक्ड बाय पब्लिक ओपिनियन राइट, ऐसा माना जाता है। वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड कराने का काम डीपीएसपी कर रही है, यहाँ मोरल आइडियल्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्टेट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसे 1935 एक्ट में दे रखे थे या फिर गाइड की तरह काम करते हैं। सरकार बदल जाए लेकिन पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी देखें, ये भी मेक श्योर करता है बेसिकली डीपीएसपीज। और ये फंडामेंटल राइट्स के साथ सप्लीमेंट्री हैं। अगर गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है उसकी एक यार्ड स्टिक, उसके एक जजमेंट है, उसका एक बेसिकली टेस्ट है। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको हेल्प देखने को मिलती है। और अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एम्बिग्विटी है तो दिक्कत की बात है। एम्बिग्विटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज यूजफुल, आसान भाषा में कि आपने पूरी तरीके से क्लियर कट नहीं बोल रखा है कि सरकार को क्या करना है, तो सरकार के पास थोड़ा सा डिस्क्रिशन आपको देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से वो कुछ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस अपना एस्पेक्ट भी उसके अंदर जोड़ सकती है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 31(1) क्लॉज 1, इन सब के बारे में दे रखा है। सामने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, आपको ये पहचानना है इसमें से कौन सी चीज़ किस बारे में बात कर रही है। जैसा भी मैंने आपको बताया, आर्टिकल 16 डायरेक्टली बात करता है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। टोटल मैंने आपको बताया था डॉक्टर RR PSC, ये सारी कंडीशंस हैं ओनली जिसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ नहीं दिखेगा किसी भी तरीके से, राइट। तो 16(2) का हमारा सेकंड हो गया है। A का 2, आर्टिकल 29(2) किसकी बात करता है? आर्टिकल 29(2) बात करता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी सिटीज़न को किसी स्कूल में एडमिशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं डिनाई किया जाएगा अगर वहाँ उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेट एड मिल रही है किस रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे। आसान भाषा में कोई भी इंसान अगर स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता इन 4 बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ये हमें 29(2) में देखने को मिलता है। आर्टिकल 31 हमें पावर प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो रिलीजन पे बेस्ड हो चाहे वो लैंग्वेज पे, कि वो अपना फंडामेंटल राइट फॉलो कर सकती हैं और अपने रिलीजन और अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो 30 का C का हमारे पास 3 देखने को मिल रहा है। 31(1) हमारे पास बचता है 1, कोई भी इंसान किसी भी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट द एप्लीकेशन और द अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या मिल गया? A का 2, राइट, तो A और C बच रहे हैं हमारे पास। B का 4, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास A बच रहा है, A का 2, B का 4, C का 3 एंड D का 1, राइट। तो A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 14th के अंदर। एक बात देख लेते हैं, आर्टिकल 62 हमने देखा किसी भी तरीके से आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा 29(2) के अंदर, माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद एस्टेब्लिश कर सकती हैं और किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी अनटिल अनलेस लॉ ऐसा ना बोल रहा हो। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया था इसका, दैट इज A इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, The purpose of inclusion of directive principles of state policy in the Indian Constitution is to establish। DPSPs को भारतीय संविधान में क्यों जोड़ा गया है और वो क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। भारत के अंदर DPSPs सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हम बोलते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए दैट इज लेफ्ट टू फंडामेंटल राइट्स
और लेकिन अगर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की जा रही है तो हम बोलते हैं दिस दी वर्क ऑफ DPSPs, राइट। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट सीधे सीधे ये बोलता है कि सबको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। ये आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, ये सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ ले जाते हुए दिखते हैं, जिससे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम से कम किया जा सके। सीधा सीधा हमें ये देखने को मिल रहा है ये स्टेट को गाइड करते हैं, जिससे ये वेलफेयर, जस्टिस और इक्वालिटी जैसी चीज़ें सिटीजन्स पर अप्लाई की जा सकें। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आसान भाषा में, जो आर्टिकल 74 के अंदर एड एंड एडवाइस प्रोवाइड की जाती है प्रेसिडेंट को, तो क्या वो बाइंडिंग है? तो बेसिकली 42nd अमेंडमेंट से क्या किया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, कि इसमें ये बोल दिया गया था कि जो भी एड एंड एडवाइस आर्टिकल 74 के अंदर प्रेसिडेंट को प्रोवाइड की जा रही है वो बाइंडिंग रहेगी और प्रेसिडेंट उसमें किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकता, ना ही उसे वापस भेज सकता। लेकिन 42nd के बाद 44th अमेंडमेंट आया, जिसमें यह बोला गया कि आर्टिकल 74 के अंदर जो भी एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी उसे वन टाइम, एक बार प्रेसिडेंट जो है रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा आया सेकंड टाइम में वो बाइंडिंग हो जाएगा। आसान भाषा में, तो जो पावर छीन ली गई थी प्रेसिडेंट की कि वो अपनी सेंड बैक नहीं कर सकता किसी भी मैटर को रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, उसे ख़त्म करके सिंगल चांस प्रोवाइड किया गया प्रेसिडेंट को कि अगर वो एग्री नहीं कर रहा है तो एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन जब दोबारा आएगा तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दिस वॉज डन बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, राइट। तो 1978 में हमने देखा कि जैसे बेसिकली जो 942 के अंदर आपने जितने भी चेंजेस देखे जो बेसिकली किए गए थे, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ सकें और जुडिशरी की पावर पूरी तरीके से कम की जा सके, इमरजेंसी के टाइम पे अमेंडमेंट लाया गया था। तो उस केस में 42nd ने पूरी तरीके से प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया था। 44th जो अमेंडमेंट है हमारे पास, जो 1978 में आता हुआ देखा, इसने उन सिविल लिबर्टीज़ को रिस्टोर करने की कोशिश करी और प्रेसिडेंट को भी वही पावर प्रोवाइड कराई। सेम के अंदर, इसी आर्टिकल के अंदर हमने राइट टू प्रॉपर्टी को भी फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया था 300A के अंदर, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया। 39th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 329A के अंदर चेंजेस किए। बेसिकली ये आया था 1975 में। आपको पता है इंदिरा गांधी के इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठे गए थे राजनारायण केस में, राइट, क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे। तो इन्होंने 39 अमेंडमेंट लेके आई और इन्होंने बोला जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शंस हैं, ये जुडिशियल रिव्यू के या जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से बाहर हैं। इससे सीधे सीधे ये अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही थी और इसलिए 39th अमेंडमेंट भी लेके आई थी। 4 दिन के अंदर ये अमेंडमेंट पास कर दिया गया था। इवन संडे को भी काम कराया गया था लोगों से। 40th अमेंडमेंट 1976 में पास किया गया। ये ऐड किया गया जिससे 9 शेड्यूल के अंदर और ज़्यादा लैंड को ऐड किया जाता है और ज़्यादा ज़मीन को ऐड किया जा सके, और ये सब काम इमरजेंसी के टाइम पे चल रहे हैं। और आपको पता है कि 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखा गया था। मैंने टाइम भी बता दिया था, टिल 2007, जब तक आई और कोई लो केस में जुडिशरी ने इस ब्लैंकेट बैन को नलीफाई कर दिया था। 42nd आपको पता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है। ये अमेंडमेंट 1976 में लाया गया था, जिस टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी। इसने जुडिशरी की पावर को कम कर दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा दिया था, और कुछ नए DPSPs भी ऐड किए थे अगर बाकी चेंजेस के बारे में बात की जाए तो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, जो लोकसभा का टर्म है उसे किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। उसे 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है एक बार में। उसे 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी चल रहा हो, जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई हो, या फिर उसे 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई हो। इसका सही जवाब है कि जब भी देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई होगी तो जो लोकसभा का टेन्योर है उसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है? सी। तो कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये नॉर्मली 5 साल का टर्म देखने को मिलता है आपको, लेकिन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये कहाँ मेंशन दिख रहा है? मैं आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में देखने को मिलता है। ये एक्सटेंशन तब तक कंटिन्यू चलेगा जब तक इमरजेंसी इफेक्ट में है, लेकिन ये 6 महीने से ज़्यादा फंक्शन करता हुआ नहीं दिखेगा आपको अगर इमरजेंसी खत्म हो गई है। तो अगर इमरजेंसी खत्म हो गया तो आपको विदिन 6 मंथ्स आपको लोकसभा डिसॉल्व करनी पड़ेगी और फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ेंगे। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि गवर्नेंस कंटिन्यू रह सके ऐसे क्रिटिकल टाइम्स में, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी होल्ड किया जा सके। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर रेलवे जोन इज कंस्टिट्यूटेड बाई। कि जो कंसल्टेटिव कमेटी है रेलवे जोन्स के लिए,
ये से कौन कंस्टिट्यूट करता है? अभी थोड़ी देर पहले आपने कंस्टिट्यूटिव कमेटी देखी भी थी, हमने बोला था कि दे एक डेमोक्रेटिक पैनल की तरह काम करते हैं, डिस्कसिंग पैनल की तरह काम करते हैं, मिनिस्ट्रीज़ के साथ अटैच रहते हैं। ये सारा काम जो कंसल्टेटिव कमेटीज़ का होता है, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। तो जितनी भी कंसल्टेटिव कमेटीज़ अटैच की जाती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ, नॉट जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या फिर रेलवे जोन्स के लिए, वो सारा काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे प्लीज़ याद रखिएगा। कंसल्टेटिव कमेटी के जो मेंबर्स हैं उसे कंस्टिट्यूट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन सी। रेलवे जोन्स के लिए भी यही कंस्टिट्यूट कर रही है। आप ये बोलिए, ये कंसल्टेटिव कमेटी दोनों हाउसेस के लिए भी यही कंस्टिट्यूट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये रेस्पॉन्सिबल है कि जैसे जो ये कमिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 के अंदर फंक्शन करती हुई दिखें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 आपको आर्टिकल 77 के तहत बनते हुए दिखते हैं, जिससे बिजनेस किस तरीके से चल रहा है या बिजनेस रूल्स किस तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में, और उसकी जिम्मेदारी आपको देखने को मिल रही है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की। ये मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज कराती है इन कमेटीज़ की, और साथ के साथ जो मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इस मिनिस्ट्री के, वो कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग्स को हेड करते हैं, बेसिकली उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की जिसके साथ ये अटैच की गई है। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म है ओपन एंड फ्री डिस्कशन के। थोड़ा सा लेमन सा पॉइंट है, आपको ऑलरेडी पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़ के डिस्कसिंग पैनल की तरह एक्ट करती हैं ये कंसल्टेटिव कमेटीज़। क्वेश्चन नंबर 90 इज द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज टू। ये जो सैलरीज और अलाउंसेज होती हैं हाई कोर्ट के जजेस की, ये कौन से अकाउंट से चार्ज की जाती हैं? देखो, दो चीज़ होता है, वोटेड अपॉन एक्सपेंडिचर और चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर। चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कोई वोटेड अपॉन एक्सपेंडिचर है, राइट, वोटेड अपॉन एक्सपेंडिचर में आपको वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो बता दिया इन्होंने कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की जो सैलरी है वो चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर है। सॉरी, पर वो चार्ज किस पे की जाती है? CFI पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे, या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट पे? तो इसका जवाब है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सी। आपको पता है कि बेसिकली हमारा जो हाई कोर्ट है वो स्टेट के अंदर फंक्शन कर रहा है, तो जो सैलरीज हैं और जो अलाउंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ही निकल के आते हैं हाई कोर्ट जज के। लेकिन अगर यहाँ पेंशन लिखा होता, राइट, तो इसका जवाब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो जाता। तो अब ये याद रखिएगा, पेंशन जो है हाई कोर्ट जजेस की वो CFI से आती हैं, जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आती हैं, राइट। इन अकाउंट्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो CFS है, ये हर स्टेट के पास अपना एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, जहाँ से वो सारे रेवेन्यूज़ रिसीव होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सारे लोन्स वहीं से रेज करता है, और जितनी भी मनी है वो इसके अंदर जाती हुई दिखती है। ये पूरी तरीके से आप ये मान के देखिए बही खाता है स्टेट का, जहाँ से उसे पूरा खर्चा करना है, और इसमें से एक भी पैसा नहीं निकाला जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर है उसके लिए वोट नहीं किया जाएगा, जो वोटेड अपॉन है उसके लिए वोट किया जाएगा। दूसरा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे सेम तरीके से काम करता है। आर्टिकल मैंने पहले ही बता दिया था, याद कर लो, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। आर्टिकल 266, कंटिजेंसी, इमरजेंसी, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ जाए, कोई अर्जेंट नीड आ जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का यूज़ करती है। ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहता है, और ये इसको पैसा जो मिल रहा है डायरेक्टली वो CFI से ही मिल रहा है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कुछ पैसा निकाल के कंटिजेंसी फंड में डाल दिया जाता है, जिससे बार बार पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट की नीड ना पड़े, इमरजेंसी के टाइम पे कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाल लिया जाए। स्टेट में सिमिलर फंक्शन जो करता है उसे हम कहते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें ये देखना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा गलत है। प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, राइट, ये करेक्ट है या नहीं, आप सोचिए थोड़ी देर। प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ईदर ऑफ द हाउसेस, टू हाउसेस इन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बताइए सही है गलत है। मिनिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 40 ईयर्स। देखते हैं। NDC, National Development Council, is constituted of Union Finance Minister and the Delhi Chief Minister of all states. C, प्लानिंग कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं होती है, अकाउंटेबल होती ही नहीं है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू PM, राइट। इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, इट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, रेदर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू PM। दूसरा ऑप्शन, प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ईदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑर्डिनेंस केवल तभी निकाला जाता है या तो दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है या कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है, और अर्जेंटली हमें कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर पे कोई लॉ बनाना है, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट बैठने का इंतजार नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 123 के अंदर, 123 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सके ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
सी ऑप्शन 40 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, ना जी, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। कंडीशन क्या है? 5 ईयर्स हाई कोर्ट जज, 10 ईयर्स एडवोकेट, या फिर एमिनेंट जूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको किसी भी तरीके से अपॉइंटमेंट देखना है इनका, तो ये कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, कोई मिनिमम एज मतलब फैक्टर नहीं रखा गया है। एनडीसी इज कंस्टिट्यूटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? देखो, ये दोनों होते हैं इसमें, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी है, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स भी हैं, लेकिन केवल ये नहीं है, राइट। इसके अलावा आपको पीएम देखने को मिलेंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपको गलत होता हुआ दिखता है, क्योंकि इसमें पीएम और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात नहीं की गई है। साथ के साथ प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपोजिशन पूरी तरीके से ठीक से नहीं बताई गई है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी। B is the correct option कि president can make ordinance only when either of the two houses of parliament are not in session, right? 20 is correct। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, प्लानिंग कमीशन पार्लियामेंट को नहीं होती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर। मिनिमम एज सेट नहीं की गई है। एनडीसी जो है उसमें आपको फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तो देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ के साथ आपको पीएम, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स और मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी देखने को मिल जाते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, द 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डील्स विद, सी ये 2002 का क्वेश्चन है। आज की डेट में आप इस 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को 86 CAA की तरह जानते हो। अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछते इस क्वेश्चन को, तो शायद आप डायरेक्टली आंसर कर पाते। तो ये पूछा गया है, जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया, किससे डील कर रहा था? रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, नहीं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, बिल्कुल सही। मैंने बताया अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप शायद बेटर आंसर कर पाते। बिल ये था जो फाइनली एक्ट पास हुआ, दैट वाज 86। 30% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ये भी नहीं है। और नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट बढ़ाना स्टेट्स के अंदर, ये भी नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इज बी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 2 हो गया। ये 93rd अमेंडमेंट बिल आया था 2002 के अंदर। आर्टिकल 21A इसने इंट्रोड्यूस करने की बात करी, साथ के साथ आर्टिकल 45 में इसने चेंजेस लाए, साथ के साथ इसने आर्टिकल 51A जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसमें भी एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड करते हुए देखिए। बेसिकली 21A में फंडामेंटल राइट ऐड करी, DPSP में भी चेंज करा, FDs में भी चेंज किया। तो आसान भाषा में FR, DPSPs एंड FDs सब में आपको चेंजेस लाता हुआ दिखता है ये अमेंडमेंट बिल। और इसको एक्ट जो था वो दैट वाज 86। आपको पता चल चुका होगा अब तक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज़ जो है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2009 में एक एक्ट भी लाया गया, जिसमें बोलते हैं RT, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, जिससे इसको जो फंडामेंटल राइट्स की आप बात कर रहे हो, जो DPSP आप अप्लाई करने की बात कर रहे हो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से, वो बात आपको चेंज होती हुई दिखती है। आपको एक समझने की जरूरत है एक बात, जब मैं 21A की बात करता हूँ, जब मैं 45 की बात करता हूँ, जब मैं 51A की बात करता हूँ, तो ये बात तो सेम ही है, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। यहाँ मेरा राइट है कि मुझे 6 से 14 साल के बीच में एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी। ये स्टेट की ड्यूटी है कि उसे करानी चाहिए। यहाँ ये गार्जियंस की ड्यूटी है कि भाई गार्जियंस को अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बीच में भेजना चाहिए। बात एक ही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी है, जो ओनस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेंज होती जा रही है, किसके ऊपर पड़ रही है अकॉर्डिंग टू दीज आर्टिकल्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2001 सीक्स टू रिप्लेस। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2002 में आया था, तो 2001 में एक ड्राफ्ट बिल आया था, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कौन कौन से बिल्स को ये चेंज करने की बात कर रहा है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 1948 और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट ऑफ 1998। इन तीनों को ही चेंज करने की बात कर रहा था। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में कोई चेंजेस लाने की बात नहीं कर रहा था ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2001। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है A, 1, 2 and 3। लेट्स मूव ऑन। जैसा हमें पता चला कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 1910 को चेंज करने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? कॉलोनियल पीरियड में बना था, आज की डेट में आउटडेटेड हो चुका है, और जो भारत में प्रेजेंट चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, या जो नई नई रिक्वायरमेंट्स बन रही हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, उसको ध्यान में रखते हुए नया बिल लाने की जरूरत पड़ी। इन्होंने जो सप्लाई एक्ट था 1948 का, उसे भी चेंज किया, उसमें कुछ नए एस्पेक्ट्स जोड़ दिए, कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स जो हैं उनको एड्रेस करने की बात की गई, जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस करने की बात की गई, और एफिशिएंसी को भी प्रमोट करने की बात की गई, जो 1948 में कहीं ना कहीं मिसिंग आपको दिख रही थी। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ऑफ 1998, इसे भी चेंज किया इन्होंने, जिससे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को एनहेंस किया जा सके। इसके एनहेंसमेंट के लिए चेंजेस लाते हुए दिखते हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई चेंजेस आपको आते हुए नहीं दिखे थे इस बिल के अंदर।
राइट। वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। हमसे ये बोला गया है सामने कमिटीज़ की लिस्ट है, कमीशन है, और आपको बताना है कौन सी कमीशन किस किस चीज़ के लिए बनाई गई थी। राइट। जो सबसे पहली कमीशन है वो है वाधवा कमीशन, दूसरी है लिबरहान, तीसरी है श्री कृष्णा कमीशन, श्री कृष्णन, द लास्ट वन इज जैन कमीशन। अब आपको ये देखना है कौन सी कमीशन किसके लिए बनाई गई थी। वाधवा कमीशन जो है वो बनाई गई थी किलिंग ऑफ ग्रेहम स्टेन्स। ग्रेहम स्टेन्स कौन है यार? ये एक मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी थे, और इनके दो बेटे भी थे। उन्हें 1999 में उड़ीसा के अंदर मार दिया गया था। तो इनकी ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे ये। तो इनकी किलिंग को लेके जो इंक्वायरी होनी थी वो किसने करी थी? वाधवा कमीशन ने। अब ये जो लिबरहान कमीशन है, लिबरहान चलो हम इसमें देख ही लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो आपको ए का 2 देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो लिबरहान कमीशन आपको देखने को मिल रही है, जो आपने बाबरी मस्जिद वाला सीन देखा, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर, जो बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया था 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर 1992 को आपने देखा था एक मेजर चेंज आया इंडियन सोसाइटी के अंदर, बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया, और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखी, चाहे वो 1993 का ब्लास्ट हो, चाहे वो राइट्स हो, चाहे वो 2002 की गोधरा पर्सपेक्टिव हो। ये सब चीज़ें आपको 1992 के एबोलिशन ऑफ बाबरी डिमोलिशन के बाद ही देखने को मिल रहे हैं। तो वाधवा कमीशन हो गई किलिंग ऑफ ग्रैहम स्टेन्स, कौन था? ऑस्ट्रेलियन मिशनरी। लिबरहान कमीशन हो गई डिमोलिशन ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर अयोध्या। जो श्री कृष्णन कमेटी है ये आपको दिखाई गई थी राइट्स इन मुंबई। ये बनाई गई थी मुंबई राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, कि जो राइट्स हुई मुंबई में उसको इंक्वायर करने के लिए। और जो जैन कमीशन है ये बनाई गई थी राजीव गांधी के एसेसिनेशन को। दिस इज नॉट असिस्टेंस, दिस इज एसेसिनेशन। राइट। इसको चैलेंज करने के लिए, इसको इंक्वायर करने के लिए ये जैन कमीशन बनाई गई थी। तो हमारे पास आंसर क्या होता है? ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो हमारे पास डी ऑप्शन सही आ जा रहा है। तो हमारे पास डी ऑप्शन है सी का 4। एक मिनट, सी का 4 मैंने लिखा है। यस 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 यस, सी इज 4, राइट्स इन मुंबई, श्री कृष्ण कमेटी सी का 4, जैन कमीशन है सी का 1, डी का 1। तो हमारे पास ऑप्शन आ जा रहा है ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। राइट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब डिटेल में देख लेते हैं एक बार। वाधवा कमीशन बनाई गई थी ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्रैहम स्टेन्स और उसके दो बच्चों की डेथ के लिए, उसकी किलिंग के लिए, जो 1999 उड़ीसा में हुई। लिबरहान कमीशन बनाई गई बाबरी मस्जिद डिमोलिशन अयोध्या में जो हुआ 1992 में, 1992 में। श्री कृष्ण कमेटी बनाई गई जो कम्युनल राइट्स हुए थे मुंबई के अंदर दिसंबर 1992 में, उनको इंक्वायर करने के लिए। और जो जैन कमीशन थी, इट वाज फॉर द असैसिनेशन ऑफ, टू इंक्वायर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी बाय लिट्टे इन 1991। ऑन 21 मई 1991 को राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड। जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उन्हें साथ के साथ करिए, कुछ अपने नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, जिससे आप रिकरिंग तरीके से उन्हें रिवाइज भी कर सकें। उस रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ, नई PYQ सीरीज़ के साथ, जिससे हम आपकी डाउट्स को और आपके PYQ प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकें और डिटेल बना सकें। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।